हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 39। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है, आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड है, आप इसे स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और करेंगे प्रश्नों को। सेट नंबर 39 का पहला प्रश्न है, जल परिवहन तंत्र या नाल तंत्र किस संघ की विशेषता है? जल परिवहन तंत्र का मतलब है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इसी को बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम। दो ही ऐसे हमारे फाइलम हैं एनिमल किंगडम के अंदर जिसके अंदर ये यूनिक फीचर है, लेकिन दोनों फाइलम में अंतर है। ये जो सिस्टम है इनमें थोड़ा सा अंतर है। देखो, जब लिखा रहे जल परिवहन तंत्र या फिर नाल तंत्र, इंग्लिश में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर वाटर कैनाल सिस्टम, तो आंसर हमारा पोड़ीफेरा हो जाएगा। ए हमारा आंसर हो जाएगा पोड़ीफेरा। पोड़ीफेरा के जीवों को हम लोग स्पंज बोलते हैं। ये अचल होते हैं, ससाइल होते हैं, चलते नहीं हैं। अब देखो, इसी के स्थान पर बस एक शब्द चेंज हो जाए, संवहन आ जाए। यहां पर क्या था? परिवहन था या फिर नाल था। यहां पर संवहन है यानी कि वेस्कुलर है। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम। देखो, यहां पर वेस्कुलर है, वहां पर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल था, तब हमारा आंसर इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। ये अंतर आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों सवाल जो है एक साथ करवा दिए ताकि आप एग्जाम में आंसर गलत न कर दो। जल संवहन तंत्र पूछ दे तो इकाइनोडर्मेटा, और जल परिवहन तंत्र बोल दे या फिर नाल तंत्र बोल दे तो आंसर हमारा पोड़ीफेरा। श्वसन पथ में पक्षमाव की क्या भूमिका होती है? पक्षमाव यानी कि सीलिया। सीलिया की क्या भूमिका होती है? सीलिया देखो क्या होता है, जैसे कुछ कोशिकाएं होती है, कॉलमनर सेल्स होते हैं जिनके ऊपर ये बालों जैसी संरचनाएं होती है, इसी को हम लोग सीलिया बोलते हैं। इसी को हम लोग सीलिया बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो, इतने सारे सेल्स आपको दिखलाए गए हैं, सबके ऊपर देखो सीलिया है, और बीच में ये एक डिफरेंट टाइप की कोशिका है जिसे हम लोग गॉबलेट कोशिका बोलते हैं, गॉबलेट सेल बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जहां जहां ये कोशिका पाई जाती है, इस कोशिका का काम होता है म्यूकस को सिक्रीट करना, जिसे हम लोग श्लेष्मा बोलते हैं। श्लेष्मा को स्रावित करना, ये इस गॉबलेट सेल का काम होता है। ये ध्यान में रखिएगा। तो जो हमारा श्वसन पथ है ना, श्वसन पथ पूरा जो ट्रैकिया है, उनमें आपको जो है ये सेल्स मिलेंगे आपको, ये दोनों गॉबलेट सेल्स और ये सिलेटेड सेल्स मिलेंगे। ये सेल्स जिनके पास क्या है कि सीलिया है, और इस गॉबलेट सेल का काम होता है म्यूकस बनाना। तो जब हम सांस लेते हैं, जो धूल कण होते हैं या फिर उसमें कोई सूक्ष्म जीव है, तो वो सारे जो है चिपक जाते हैं किससे? म्यूकस से। म्यूकस से चिपक जाते हैं, और इसी म्यूकस को जो है ये सीलिया जो है धक्का लगा लगा करके आगे की ओर भेजती है। यानी जो हमारा नाक का छेद है बाहर की तरफ, इधर की ओर जो है धक्का लगाती है, भेजती है उस म्यूकस को। तो उस म्यूकस के साथ जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या सूक्ष्म जीव चिपके हुए होते हैं, वो सारे भी क्या है कि हमारे नाक की तरफ, नाक का जो छेद है बाहर वाला, उधर की तरफ चले आते हैं। तो सीलिया की क्या भूमिका हो गई? पक्षमाव फेफड़ों और वायुपथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। बलगम का मतलब भी यहाँ पर यही है, म्यूकस है, श्लेष्मा है। ये जो दो ऑप्शन है यहाँ पर सी और डी, ये अंतः श्वसित हवा में मौजूद धूल के कण पक्षमाव से चिपक जाते हैं। देखो, जब हम सांस लेते हैं तो हवा में जो मौजूद धूल के कण होते हैं वो पक्षमाव से नहीं चिपकते हैं, वो म्यूकस से चिपकते हैं, जो कि गॉबलेट सेल बनाती है। सीलिया का काम तो है उस म्यूकस को पुश करना, धक्का लगाना, ठीक है। तो ये विकल्प नहीं होगा, तो इसके साथ आप कंफ्यूज ना करें। पक्षमाव कोशिकाएं बैक्टीरिया और वायरस को फंसाने के लिए स्राव उत्पन्न करती है। पहली बात तो ये जो स्राव है ये उत्पन्न करती है ये गॉबलेट सेल। ये ध्यान में रखिएगा, गॉबलेट सेल। ऐसे बीच बीच में गॉबलेट सेल होते हैं जो ये म्यूकस सिक्रेट करते हैं, तो इससे जो है ये बैक्टीरिया और वायरस जो है आकर के चिपकते हैं, फंसते हैं, ना कि पक्षमाव कोशिकाएं जो है ये म्यूकस सिक्रेट करती है। चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन से यानी कि ताप देने से जो चूना पत्थर है वो टूटेगा, तो इसके फलस्वरूप कौन सी गैस उत्पन्न होती है? चूना पत्थर बोल दे, चौक बोल दे, संगमरमर बोल दे, सबके लिए जो रासायनिक सूत्र है हमारे पास वो कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसका हम करवाएंगे तापीय अपघटन, या फिर इसी को ऊष्मीय अपघटन बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, तापीय वियोजन भी बोल सकते हो, तब बनेगा यहाँ पर कली चूना, या फिर सिंपली हम लोग इसे चूना बोल देते हैं, लाइम बोल देते हैं।
और साथ में यहाँ पर उत्सर्जित होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पर जो काट दो कौन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ये पूछा है। तो देखिए, अगर आप क्लास 10th एनसीईआरटी के अंदर जो चैप्टर है ऊर्जा और उसके स्रोत, उसे देखेंगे तो वहां पर मिलेगा आपको ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के अंदर जीवाश्म ईंधन, जिसके अंदर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे आते हैं, बहता पानी, फ्लोइंग वाटर, बहती हवा, विंड एनर्जी, बायोमास यानी कि जैव ऊर्जा, बायोमास से ही जैव ऊर्जा बनती है। ये सारे हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। और गैर पारंपरिक स्रोत में देखो क्या होगा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरों से तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सारे आपके गैर पारंपरिक स्रोत है। अब हमसे सवाल ने पूछा है गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो कहने का मतलब यही हुआ कि कौन पारंपरिक स्रोत है। तो यहां देखो, आप किसी भी किताब के अंदर जो है ये जो सौर ऊर्जा से लेकर के ये भूतापीय ऊर्जा जो है, इसे आप देखेंगे गैर पारंपरिक स्रोत के ही अंदर, ठीक है, गैर पारंपरिक स्रोत के ही अंदर आप इसे देखेंगे। जो नाभिकीय ऊर्जा है ना, इसको लेकर के कुछ किताबों के अंदर जो है आपको मिलेगा कि ये पारंपरिक स्रोत है। वो इसलिए क्योंकि ये जो है नाभिकीय जो ऊर्जा है वो अनवीकरणीय है। आपने देखा होगा अक्सर किताबों में लिखा होता है कि जो आपके ये पारंपरिक स्रोत होते हैं वो अनवीकरणीय होते हैं, लेकिन जो गैर पारंपरिक होते हैं वो नवीकरणीय होते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं होता है। जैसे बायोमास जो है ये पारंपरिक स्रोत है, लेकिन जो बायोमास है ये अनवीकरणीय नहीं है, ये नवीकरणीय स्रोत है। ऐसे ही बहती हवा जो कि पारंपरिक स्रोत है तो होने चाहिए अनवीकरणीय, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नवीकरणीय स्रोत है। ऐसे ही जो नाभिकीय ऊर्जा है ये है हमारे गैर पारंपरिक स्रोत, लेकिन जो नाभिकीय ईंधन है, यूरेनियम है, थोरियम है, ये सारे क्या है कि एक दिन जो है खत्म हो जाएंगे, फिर बनने में इनको जो है लाखों वर्ष लगेंगे। तो इस हिसाब से वो हो जाते हैं हमारे अनवीकरणीय स्रोत। तो ये कहना कि जो पारंपरिक स्रोत होते हैं वो अनवीकरणीय होते हैं और जो गैर पारंपरिक होते हैं वो नवीकरणीय होते हैं, ये कहना जो है गलत है। अब अलग अलग ध्यान में रखो कि कौन नवीकरणीय है, कौन अनवीकरणीय है, कौन पारंपरिक है, कौन गैर पारंपरिक है। लेकिन कुछ किताबों में जो है वो पारंपरिक स्रोत को अनवीकरणीय बोल देते हैं और गैर पारंपरिक को नवीकरणीय बोल देते हैं। तो उसी हिसाब से जो है कुछ किताबों में जो है आपको ये दिख जाएगा कि जो नाभिकीय ऊर्जा है वो पारंपरिक स्रोत है, क्योंकि जो नाभिकीय ईंधन है वो अनवीकरणीय है इसीलिए। तो ये तीनों तो तय है, हर बुक के अंदर जो है आपको दिख ही जाएंगे कि ये सारे जो है आपके गैर पारंपरिक स्रोत हैं, ये सारे जो है ये आपके नवीकरणीय स्रोत भी हैं, ठीक है, ये नवीकरणीय स्रोत भी है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा को लेकर के मैंने आपसे कहा, जैसे एनसीईआरटी में ये गैर पारंपरिक के अंदर दिया हुआ है, तो कुछ किताबों के अंदर आपको मिल जाएगा कि ये पारंपरिक स्रोत है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ये रेलवे ग्रुप डी 2022 के अंदर पूछा हुआ सवाल है। जब ये सवाल आया बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है कंफ्यूजन था इसमें, क्योंकि उन्होंने भी ये चीज पढ़ा हुआ था कि गैर पारंपरिक स्रोत के अंदर हमने नाभिकीय ऊर्जा पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा दिया हुआ है पारंपरिक स्रोत के अंदर। तो कुछ किताबों के अंदर जो है ये चीज आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी में जो है वो मैंने आपको बता दिया, तो आप ध्यान में रखो, ठीक है, जो विकल्प आएगा उसके हिसाब से आप आंसर टिक करेंगे। यहाँ पर हमारा बेस्ट तो यही है, क्योंकि ये सारे तो है ही आपके नवीकरणीय के साथ साथ गैर पारंपरिक। कार्बन के जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन दोहरा आबंध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये होते हैं हमारे असंतृप्त, ठीक है, असंतृप्त, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो। और कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है ये होते हैं आपके सैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त। कार्बन के इनमें से किस यौगिक की पिंजरे जैसी संलयित वलय संरचना होती है जो सॉकर बॉल के सदृश होती है? तो आपने कार्बन के अपरूपों में हीरा पढ़ा होगा, ग्रेफाइट पढ़ा होगा, ग्राफीन भी पढ़ा होगा और फ्लोरीन भी पढ़ा होगा। तो जो फ्लोरीन की संरचना है जिसमें कि कार्बन के 60 परमाणु होते हैं, उनकी जो संरचना है वो फुटबॉल की जैसी होती है, फुटबॉल की जैसी होती है, गेंद की जैसी होती है। इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है पिंजरे जैसी संलयित वलय संरचना, यानी कि बंद संरचना पिंजरे जैसी। तो एक गोल पिंजरा आप समझ सकते हो कि उसकी जैसी संरचना है।
और फुटबॉल जैसी संरचना पूछते तो भी हमारा आंसर यही हो जाएगा C60। ये सब जो है कार्बन के अपरूप हैं, हीरा, ग्राफीन, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सारे। जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला अवक्षेप होता है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच जो रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, वो होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपन अभिक्रिया। तो यहाँ पर अवक्षेप बनता है लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट है। पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर बनता है आपका लेड आयोडाइड PbI2, ये लेड आयोडाइड है, प्लस यहां पर बनता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो ये जो हमारे पास यौगिक बनता है ये आपका अवक्षेप होता है, प्रेसिपिटेट होता है, यानी ये जलीय विलयन है, ये जलीय विलयन है, ये जलीय विलयन है, लेकिन ये जो है सॉलिड है, तो यही हमारा अवक्षेप हो जाता है। ये येलो कलर का होता है, ये येलो PPT है, येलो प्रेसिपिटेट है, पीले रंग का अवक्षेप है, तो पीले रंग का लेड आयोडाइड। स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की तुलना में डैश आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के डैश के कारण होता है। सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि जो स्वच्छ आकाश का नीला रंग होता है आखिर वो क्यों होता है। सवाल आपका बस इतना सा है। तो देखिए, विबग्योर होता है, व्हाइट लाइट में जो है ये विबग्योर होता है, 7 रंग होते हैं, ये आप जान चुके हो। जब हम वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो जो तरंगदैर्ध्य है ये बढ़ती है। अब स्वच्छ आकाश का रंग नीला इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो संख्या में ज्यादा होते हैं, और जो छोटे छोटे कण होते हैं वो कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को ज्यादा प्रकीर्णन करते हैं। तो कम तरंगदैर्ध्य वाले में वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ये सारे हैं। इधर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड इधर जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो छोटे छोटे साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को ज्यादा प्रकीर्णन करते हैं, इसलिए ब्लू जो है हमें स्वच्छ आकाश दिखाई पड़ता है। अब देखो, वायलेट नहीं दिखाई पड़ता है, इंडिगो नहीं दिखाई पड़ता है, इसके पीछे कारण है कि जो हमारा स्पेक्ट्रम है इसमें जो वायलेट है, इंडिगो है, इसकी इंटेंसिटी जो है कम है ब्लू के तुलना में। वरना देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन जो होगा छोटे छोटे कणों के द्वारा, ये वायलेट के द्वारा होगा, इंडिगो के द्वारा होगा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती है, इसलिए ये हमें इस रंग के जो आकाश है वो हमें नहीं दिखते हैं। ब्लू की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तीव्रता ज्यादा होती है, तो ब्लू हमें दिखाई पड़ता है आकाश, तो छोटे और प्रकीर्णन के कारण। निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय नहीं है? जैव निम्नीकरणीय नहीं है यानी कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यही आपसे सवाल में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो, जो ये कांच का बर्तन है और जो प्लास्टिक कवर है ये आपके जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को डैश के रूप में जाना जाता है। गोलीय दर्पण जैसे मान लो अवतल दर्पण, ये भी एक गोलीय दर्पण है, ये ध्रुव है, ये मैंने कहा कि ये फोकस है, और ये मैंने कहा कि वक्रता केंद्र है। तो यहां से जाने वाली जो एक काल्पनिक रेखा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो मुख्य अक्ष होता है ना, ये इस ध्रुव पर लंबवत होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये फोकस है। मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरण आती है वो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 10 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत परिपथ से प्रवाहित धारा I 5 एम्पियर है, प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? अब देखो, हमारे पास R है, हमारे पास I है और H हमसे पूछा गया है, और हमारे पास क्या है कि टाइम भी है, प्रति सेकंड पूछा है, टाइम भी है। इन तीनों में रिलेशन क्या है? H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू में T, ये रिलेशन है। I 5 है तो 5 गुने में 5 हो जाएगा, R हमारे पास 10 है और टाइम हमारे पास 1 सेकंड है। सब के सब एसआई मात्रक में है तो दिक्कत है ही नहीं। 250 हमारा यहाँ पर आंसर में हो जाएगा, 250 जूल। ठीक है, देखो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वो जूल है, ध्यान में रखिएगा, जूल है, कैलोरी नहीं है। कैलोरी जो है सीजीएस मात्रक है ऊष्मा के लिए। मान लीजिए 3 माध्यमों A B C, 3 माध्यम है, A है, B है, C है। अपवर्तनांक है सबका, म्यू है 1.47, 1.33, 1.44। यदि A B C में प्रकाश का वेग क्रमशः, इसमें VA है, इसमें VB है, इसमें VC है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? मतलब किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है, किसमें कम है?
तो प्रकाश की जो चाल है वो विपरीत संबंध जो है रखती है अपवर्तनांक के साथ। तो पहले आप क्या करो, अपवर्तनांक का ऑर्डर देख लो, उसके हिसाब से प्रकाश का चाल देख लो। सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक है वो है किसमें, ए के पास, तो VA जो है सबसे कम हो जाएगा। इससे थोड़ा सा कम है C के पास, तो चाल जो है थोड़ी अधिक हो जाएगी C में, और सबसे कम जो है B के पास है, तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल जो है माध्यम B में है। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत केवल डैश तक ही लागू होता है। तो न्यूलैंड्स का जो अष्टक सिद्धांत है वो केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, या फिर विकल्प में आता है हल्के तत्वों तक ही लागू होता है। जो दिख जाए उसे आपको टिक करना है। समांतर क्रम में संयोजित 10 ओम 40 ओम के दो प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अगर दो प्रतिरोध हमारे पास R1 हो, R2 है, R2 हो, तो इन दोनों का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो ऐसे होगा, R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला होता है जब दो प्रतिरोध होते हैं समानांतर क्रम में। इसको आप डायरेक्ट याद रखें। तो ये 10 गुने में 40 बट्टे में 10 प्लस 40, तो ये 400 और बट्टे में 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 8 ओम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्रमशः किसे निरूपित करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग करना हो या फिर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करना हो, सबसे पहला ध्यान तो आपको यही रखना होता है कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा ये तीनों जो होते हैं आपस में लंबवत होने चाहिए, ठीक ना, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए। बाएं हाथ का नियम जो है हम लोग लगाते हैं बल निकालने के लिए। बाएं में बल आता है ना, बाएं में बी आता है और बल में बी आता है। तो बाएं हाथ का नियम जो है हम लोग बल निकालने के लिए नहीं, बल की दिशा निकालने के लिए, ये नहीं कहेंगे हम लोग कि बल निकालने के लिए, बल की दिशा निकालने के लिए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है हम लोग उपयोग करते हैं बल की दिशा निकालने के लिए। जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को डालते हैं तो उस पर बल लगता है, उसकी दिशा जो क्या होती है बल की, वही निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका के अंदर आपने सुना होगा FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सर्विस है अमेरिका के अंदर। FBI आपने फिल्मों में देखा होगा, अगर आप हॉलीवुड फिल्म देखते हैं तो। इस F का मतलब फोर्स है, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग B से दिखाते हैं और करंट को I से दिखाते हैं, फोर्स को F से दिखाते हैं। तो ये जो F है, F की जो दिशा है ये थंब बताएगी, जो B की दिशा है वो हमें इंडेक्स फिंगर बताएगी, ये थंब है, इंडेक्स फिंगर बताएगी, और जो I है वो मिडिल फिंगर बताएगी। देखो अंगूठा के बाद जो है तर्जनी उंगली आती है और उसके बाद जो है बीच वाली उंगली आती है। तो FBI थंब, इंडेक्स, मिडिल, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। तो अंगूठा जो है ये बल की दिशा, तो सबसे पहले लगने वाला बल, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा। डी हमारा आंसर। अपच के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। तो अपच के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग जो है एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का, या फिर इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर बेकिंग सोडा यानी क्षार का इस्तेमाल करते हैं। हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती है। इस लयबद्ध संकोचन और उसके बाद होने वाले शीतलन को मिलाकर के हृदय का एक स्पंद कहा जाता है। हृदय स्पंद को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। हृदय करके आपसे बस इतना पूछा गया है कि हृदय का जो स्पंद है, यानी कि जो हार्ट बीट है, दिल का जो धड़कना है, इसे मापने के लिए या फिर इसे सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यानी डॉक्टर जो आला लगाकर चेक करते हैं उसी की बात की जा रही है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल टर्म क्या है, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के इस्तेमाल से जो है हृदय से आने वाली आवाज को, फेफड़ों से आने वाली आवाज को सुनी जाती है। पोटोमीटर क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की दर जो है पोटोमीटर से मापा जा सकता है। स्फिग्नोमैनोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है, ब्लड प्रेशर, बीपी मेजर करने के लिए जो डॉक्टर आपने देखा होगा इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला ये मेडिकल डिवाइस है। ऑक्सीमीटर के जरिए से हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है वो कितना है
ये पता किया जाता है ऑक्सीमीटर के जरिए। नाम में ही है ऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन से रिलेटेड है। V वोल्ट के विभवांतर के लिए Q कूलम का आवेश t सेकंड तक प्रवाहित होने पर परिपथ में निविष्ट शक्ति यानी कि पावर इनपुट डैश होगी। हमारे पास V है, हमारे पास Q है, हमारे पास T है। तो शक्ति का फॉर्मूला बताइए इन तीनों का यूज करते हुए। तो शक्ति बराबर वैसे आप जानते क्या हो, V इंटू में I, ये तो आप जानते ही हो। अब देखो जो I है क्या होता है, आवेशों के प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। तो आवेशों के प्रवाह के दर को यानी कि Q बटे में T, तो VQ डिवाइडेड बाई T, VQ डिवाइडेड बाई T। इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? लार है भोजन से पहले का, लार है भोजन के बाद का, कॉफी या टमाटर का रस है। इन चारों में सबसे ज्यादा खट्टा कौन लगेगा आपको? टमाटर का रस। डी हमारा आंसर हो जाएगा, पीएच मान इसका सबसे कम होगा, अम्ल जो है खट्टा होता है। अब देखो यहाँ पर जो लार है, एक तो भोजन से पहले का, भोजन से पहले, और फिर है लार भोजन के बाद। सलाइवा बिफोर मील और सलाइवा आफ्टर मील। अगर हम पीएच की बात करें तो ध्यान में रखिएगा, खाना खाने के बाद जो है लार का पीएच या फिर मुंह का पीएच थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, खाना खाने के बाद मुंह का जो पीएच है थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि भोजन के टूटने से जो है थोड़े बहुत अम्ल का निर्माण होते हैं, इसलिए मुंह का पीएच कम हो जाता है। खाना खाने से पहले मुंह का पीएच जो है वो ज़्यादा होता है। स्तंभों को सुमिलित कीजिए। स्तंभ 1 में है मुंह है, दांत है, जीभ है, लार है। स्तंभ 2 में है भोजन को चबाना, भोजन की रोलिंग यानी कि फंक्शंस दिए हुए हैं। देखो भोजन को चबाना दांत का काम है, ये तो आप जानते ही हो, तो 2 के साथ हमारा जो है ए चला जाएगा। उसके बाद देखो जीभ का काम होता है भोजन को रोल करना, 3 के साथ बी चला जाएगा, 3 के साथ बी चला जाएगा। लार का काम होता है, लार जो है भोजन को निगलने में, भोजन को पचाने में तो लार हेल्प करता ही है। उसके बाद भोजन में जो अगर सूक्ष्म जीव है तो उसको मारने में भी हेल्प करता है, क्योंकि लार में एंजाइम होता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। और लार की मदद से ही क्या है कि हम भोजन को निगल भी पाते हैं। भोजन गीला हो जाता है, अगर लार नहीं होगा तो हम भोजन को निगल भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हम 4 के साथ भेजेंगे किसको? डी को। और संपूर्ण भोजन का सेवन जो है हमारे मुंह में हो रहा है, तो 1 के साथ चला जाएगा सी, ये हमारा हो जाएगा। 1 के साथ सी कौन है? कोई नहीं है। 2 के साथ ए, देखो ये सही है, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पर मिस्टेक है ही, इसको काट दो। पीडीएफ में जब दूंगा तो वहाँ पर मैं सही कर दूंगा इसको, ठीक है, करेक्ट करके दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पर ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1 के साथ सी, 2 के साथ ए, 3 के साथ बी और 4 के साथ डी। तारा मीन है, समुद्री अर्चिन है, समुद्री लिली है, भंगुर तारा है और समुद्री करकटी है। किस संघ के जंतु है? तो स्टार लगा लो इस पर, 5 स्टार 10 स्टार, जितने स्टार लगाने हैं लगा सकते हो, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, फूड को कैप्चर करने के लिए रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम, भोजन को पकड़ने में मदद करता है और लोकोमोशन में, चलन में भी मदद करता है। पूरे जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ है वो है आर्थ्रोपोडा और दूसरे नंबर पर है मोलस्का। किस संघ के जंतु को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है? पोडीफेरा के जो जंतु होते हैं इसे सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। जो स्पंज होते हैं वो अचल होते हैं, ठीक है, अचल होते हैं, सेसाइल होते हैं, लोकोमोशन ये नहीं करते हैं। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 है। 40 हो जाएगा कैल्शियम का, 23 हो जाएगा सोडियम का। एटॉमिक नंबर 11, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और सल्फर का होता है एटॉमिक मास 16 और एटॉमिक मास जो 32 है और एटॉमिक नंबर 16 है। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाला सोडा जिसे हम लोग बेकिंग सोडा ही बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रासायनिक नाम है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। सूत्र होता है ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है और जो टार्टरिक एसिड होता है ये मिलकर के ही क्या बनाते हैं? बेकिंग पाउडर।
बेकिंग पाउडर। तो यहां पर हमारा सेट नंबर 39 समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।